एपिसोड 35 to 38। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अभिनव वही उसके बगल में बैठा और बोला, वो क्या है ना, मैं तेरे केबिन में गया था पर तू मुझे वहां नहीं दिखा। फिर मैंने पूरे ऑफिस में देख डाला पर तू मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं समझ गया कि तू इस वक्त परेशान होगा और यही बैठा होगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सॉरी ना यार, मैंने वो सब गलती से बोल दिया था। मेरा तुझे नाराज करने का इंटेंशन नहीं था। यक्षांश कुछ नहीं बोला, वो अभी भी उसी तरह बैठा हुआ था। तभी अभिनव बोला, अब चल, बहुत देर हो गया, तू यहाँ बैठ लिया, चल चलकर स्लीपिंग ब्यूटी से तो मिल ले, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। यक्षांश ने अपने हाथ को अभिनव से छुड़ाया और बोला, तू जा, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है अभी और मुझे आज मेंशन जाना है। जैसे ही अभिनव ने ये सुना वो हैरानी से यक्षांश की तरफ देखने लगा और फिर उससे बोला, अगर तुझे मेंशन जाना था तो तू इतनी देर से यहाँ क्यों बैठा है? कुछ देर तो जाकर स्लीपिंग ब्यूटी से मिल आता। तभी यक्षांश एकदम से उठा और चिल्लाते हुए बोला, क्यों मिलूं मैं उससे? कौन है वो मेरी? अभिनव ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और हल्का मुस्कुरा कर बोला, क्या बकवास किए जा रहा है यार तू? बीवी है वो तेरी। यक्षांश हल्का हंसा और एक तंज भरी स्माइल के साथ बोला, बीवी? कौन सी बीवी? कैसी बीवी? नहीं मानता मैं उसे अपनी बीवी। मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए शादी किया था, वरना मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो फिर क्यों तूने उसकी मांग भरी? क्योंकि ये शादी? अभिनव ने यक्षांश से सवाल किए। यक्षांश तुरंत बोला, तू अच्छी तरह से जानता है मैंने उससे शादी क्यों की। मैंने कोई खुशी खुशी ये शादी नहीं की है, मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए शादी की थी, दैट्स इट। अभिनव ने जब ये सुना तो वो हंसा, फिर अपने हाथों से ताली बजाते हुए बोला, वाह क्या बात है, तूने उसे बचाने के लिए शादी किया था? अरे और भी बहुत से तरीके थे उसे बचाने का। हमारे सारे आदमी वहां फैले हुए थे, हम गन पॉइंट पर भी उसे उठाकर ला सकते थे, उन लोगों से उसे बचा सकते थे, पर तूने तो अचानक से मांग भर दिया। हमने ऐसा तो कहीं डिसाइड नहीं किया था, लेकिन तूने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मांग भर दी और गले में मंगलसूत्र डाल दिया, और अब बोल रहा है कि तू ही इस शादी को नहीं मानता। कैसी शादी, कैसी बीवी? बता मुझे, क्यों तूने मांग भर दी? तुझे नहीं लगता कि तूने गलत किया उसके साथ? ऐसा करके तूने उसको एक उम्मीद दे दी। अभी यक्षांश कुछ बोल नहीं पाया, बोलता भी क्या, उसने तो उस वक्त उसे खो देने के डर से उसके मांग में सिंदूर भर दिया था, पर अभी उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो चुपचाप उसी तरह खड़ा था। तो अभिनव एक बार फिर से उसके पास गया और उसके कंधे को पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला, अब चुप क्यों है? बता, क्यों नहीं रहा? क्यों भर दी तूने उसकी मांग? तूने तो उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी बचाने के बजाय और भी ज्यादा बर्बाद कर दी। तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है उसके साथ, और अब ये क्या बोले जा रहा है? मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थे यक्षांश। यक्षांश ने एकदम से अभिनव के हाथ को दूर झटका और बोला, तुझे मुझसे क्या उम्मीद है और क्या नहीं ये मैं जानना नहीं चाहता, पर मैं इस शादी को नहीं मानता और ना ही मैं उसे अपनी बीवी मानता हूँ। तो मुझे उसके करीब रहने के लिए तू मुझे फोर्स नहीं करेगा। और अब मैं जा रहा हूँ रावत मेंशन, अब मैं उस अपार्टमेंट में भी नहीं आऊँगा। अभिनव को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से से उसे घूर रहा था। वही यक्षांश उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। तभी अभिनव की तेज आवाज उसके कान में पड़े, ठीक है मत आना, आज के बाद मैं रख लूंगा अपने स्लीपिंग ब्यूटी का ध्यान, और बता दूंगा उसे कि भूल जाए तुम्हें, भूल जाए इस शादी को। ये सब सिर्फ एक खेल था तुम्हारे लिए, और अगर हो सके तो वो यहाँ से कहीं दूर चले जाए और अपने लिए किसी दूसरे लाइफ पार्टनर को पसंद कर ले। अभिनव की बात सुनकर एक पल के लिए यक्षांश के जाते हुए कदम रुक गए। उसे अभिनव की बातें चुभ गई थी। वो आरजू का किसी और के साथ रिश्ता होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता था, पर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और ना ही वो पीछे मुड़कर अभिनव की तरफ देखा। वो वापस से उसी तरह आगे की तरफ बढ़ गया और अपने कार में जाकर बैठ गया। यक्षांश को इस तरह से वहां से जाते देख अभिनव का गुस्सा और बढ़ गया। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, खुद से बोला, ठीक है यक्षांश, ठीक है, तूने उस चुड़ैल के कारण इस मासूम बच्चे को छोड़ दिया है ना, तू बहुत पछताएगा। देखना तू, मैं भी कल के कल तुम दोनों का ही डाइवोर्स कर देता हूँ।
ताकि वहां स्लीपिंग ब्यूटी मन में कोई उम्मीद न पाले तुझे लेकर। इतना कहते हुए अभिनव भी अपने कार में बैठ गया और कार को लेकर वहां से अपार्टमेंट की तरफ चला गया। यक्षांश कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी मची हुई थी। दिल के अंदर जैसे तूफान मचा हुआ था, जिस बात को वो इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसे रह रहकर आरजू का मासूम चेहरा याद आ रहा था, जिसे वो पूरी तरह से इग्नोर करता है और कार की स्पीड को तेज कर देता है। कुछ देर बाद उसकी कार रावत मैंशन के सामने आकर रुकी, तो वो कार से बाहर आया, फिर तेज कदमों के साथ चलते हुए मैंशन के अंदर चला गया। यक्षांश सीधे मैंशन के अंदर आया, जहां पर हॉल में अनामिका जी भी बैठी थी। अनामिका रावत ने जब यक्षांश को देखी तो उनके होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और आंखों में खुशी। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, आ गया मेरा बच्चा, जाओ जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर हम सब बैठकर डिनर करते हैं। यक्षांश बिना कुछ बोले बस अपना सिर हिलाया और वहां से सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। अनामिका रावत को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वहां से डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। यक्षांश अपने रूम में गया और सबसे पहले वो अपने शर्ट के बटन ओपन करके शर्ट को वहीं सोफे पर रखा, फिर सीधे वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद शॉवर लेकर वो वॉशरूम से बाहर आया और फिर सिंपल से शर्ट और लोअर पहनकर रूम से निकालकर सीधे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया, जहां पर अनामिका रावत पहले से ही बैठी हुई थी। वो भी जाकर वहीं रखे अपने सीट पर बैठ गया। तभी यक्षांश ने नजर घुमाकर देखा तो वहां पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अनामिका रावत प्लेट में खाना सर्व करने लगी। ये देखकर यक्षांश ने पूछा, दादी बाकी लोग कहाँ हैं? अनामिका रावत, जो कि यक्षांश को खुद अपने हाथ से खाना सर्व कर रही थी, उनके हाथ रुक गए। फिर वो यक्षांश की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं, शायद आज उन्हें डिनर नहीं करना। ये सुनकर यक्षांश को अजीब लगा और वो बोला, डिनर नहीं करना मतलब? मैं समझा नहीं। अनामिका रावत बोली, इसका मतलब ये है कि वो लोग तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना चाहते। आज जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें झटका लगा है। ये सुनते ही यक्षांश ने अपनी दादी की तरफ देखा तो उनके भी होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। बहुत अच्छा लगा आज तुम्हारी एंट्री देखकर, अनामिका जी ने कहा। यक्षांश एक मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए, आगे तो इन्हें बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं। अनामिका रावत ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, अब मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं था, तुम्हें उस कंपनी का प्रेसिडेंट बनाने का। यक्षांश कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले अनामिका रावत बोली, बस उस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगी, पहले डिनर करो और फिर जाकर अच्छी नींद लो, क्योंकि तुम्हें अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अच्छी नींद और ताकत की जरूरत है। यक्षांश कुछ नहीं बोला और डिनर करने लगा। तभी वहां पर विक्रम आया और वो भी चेयर खींचकर बैठ गया। विक्रम को देख अनामिका रावत हल्का सा मुस्कुरा देती है। वही यक्षांश अपनी तिरछी निगाहों से बिना किसी भाव के विक्रम की तरफ देखा और अपना डिनर करने लगा। वहीं रूम में रीना जी गुस्से से चिल्ला रही थी। वो अशोक जी से बोली, तुम किसी काम के नहीं हो, एक काम बोला गया था तुमसे वो भी नहीं हुआ। आज देखो सारे जगह पर उस यक्षांश का नाम आ गया, हमें कुछ नहीं मिला, हम सिर्फ उसके एक हेल्पर बन के रह गए। अशोक जी, जो कि पहले से ही गुस्से में थे, वो रीना जी की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए, पर उन्होंने अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तभी रीना जी अशोक जी के पास आई और उन पर बरसते हुए बोली, मेरे ही कर्म फूटी थी जो मैंने तुम जैसे आदमी से शादी कर लिया। ना जाने क्या पाप किए थे मैंने जो मुझे तुम मिले। इतना सुनते ही अशोक जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो एकदम से रीना जी को दूर धकेलते हैं और एक थप्पड़ खींचकर उनके गाल पर मार देते हैं, जिससे रीना जी हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए अशोक जी की तरफ देखने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अशोक जी ने उन्हें थप्पड़ मारा है, क्योंकि आज से पहले अशोक जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। अशोक जी रीना जी को घूरते हुए बोले, ऐसे क्या देख रही हो, बहुत सुना रही हो ना मुझे? किस्मत खराब है तुम्हारी मुझसे शादी करके। अरे तुम मुझे कहाँ शादी करने वाली थी, तुम्हें तो अभिमन्यु भाई साहब चाहिए थे, लेकिन वो तो पहले से ही किसी और के थे, और जब उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तब तुम मुंह उठाकर मेरे पास आ गई, क्योंकि तुम्हें तो इस रावत खानदान की बहू बनना था।
इसलिए तो तुमने मुझसे शादी की, इस रावत खानदान की प्रॉपर्टी के लिए। अशोक जी की बातें सुनकर रीना जी की आंखें हैरानी से फैल गई। उन्हें नहीं पता था कि अशोक जी ये सब कुछ जानते हैं। तभी अशोक जी हंसते हुए बोले, क्या हुआ? हैरान हो गई मेरी बातें सुनकर? तुम्हें लग रहा होगा ना कि मुझे कैसे पता। मुझे सब कुछ पता है स्टार्टिंग से ही। पर मैं शांत था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने तो तुमसे प्यार के कारण ही शादी की, मैंने तुम्हारी तरह से यूज नहीं किया। अब रीना जी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी अशोक जी आगे बढ़ जाए और उनके बालों को कसकर पकड़ लेते हैं। फिर चिल्लाते हुए बोले, बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, आज के बाद ये जुबान नहीं चलनी चाहिए। दोबारा अगर मुझे कुछ भी बोलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। इतना कहते हुए वो रीना जी को एकदम से छोड़ दिए, जिससे रीना जी के मुंह से आह निकल गई। वहीं अशोक जी उन्हें इग्नोर करके वहां से सीधे वॉशरूम में चले गए। अशोक जी को ऐसे जाते देखकर रीना जी की आंखों में आंसू थे। वो गुस्से में तिलमिला उठी और अपने दांत पीसते हुए बोली, तुमने आज जो किया है ना अशोक, ये बहुत गलत किया है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने एक सोई हुई नागिन को जगाया है, और जब ये नागिन किसी को डिसती है तो इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। अब तुम देखो कैसे मैं तुम सबको डिसती हूँ, और सबसे पहले उन लोगों में तुम्हारा नाम आएगा। चाहे भले मैं विधवा बनाकर रहूं, पर तुम जैसे आदमी की बीवी बनाकर मुझे नहीं रहना। कुछ देर बाद डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। यक्षांश अपने रूम में आया और सीधे बेड पर लेट गया। फिर वो अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आरजू का चेहरा आ गया, जिससे उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। इसके साथ ही साथ उसे अभिनव की कई बातें याद आने लगी, जिससे उसको गुस्सा और बढ़ गया। वो एकदम से उठा और सिगरेट का पैकेट निकालकर वहां से सीधे बालकनी में चला गया। बालकनी में जाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। वो खुद से ही बोला, नहीं इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, इस बार मुझे प्यार व्यार के लफड़ों में नहीं पड़ना। नफरत हो गई है मुझे इस प्यार शब्द से। मैंने उसे सिर्फ बचाया है ताकि उसकी लाइफ खराब ना हो, बाकी मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं। उसे जो कुछ भी करना है वो करे, जैसे रहना है रहे। ये कहते हुए यक्षांश सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था, जैसे मानो अपने अंदर लगी आग को वो बुझाने की कोशिश में लगा हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ आज यक्षांश ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, उससे मिताली का गुस्सा और बढ़ गया था। वो गुस्से में सारे सामान को यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आई और मिताली को देख उसे रोकते हुए बोली, मिताली क्या कर रही हो तुम? मिताली अपनी माँ की बात सुनकर चिल्लाते हुए बोली, बस करिए मॉम, आप कुछ नहीं बोलेंगी। आपकी राय मानकर मैं उस दो कौड़ी के यक्षांश के पास गई, जिसे मैंने खुद अपनी लाइफ से धक्के मारकर निकाल दिया था। आज वही लड़का मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। मुझे मिताली को जिसके आगे पीछे वो कुत्तों की तरह दूम हिलाते घूमता रहता था, आज वो मेरे मिताली के सामने इतना घमंड से पेश आ रहा है। उसने मुझे धक्का दिया जिससे मुझे चोट लग गई, पर वो मेरी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं। मेरे हाथ में पैर में देखिए चोट लग गई है। कहते हुए मिताली अपने हाथों और पैर को अपनी मॉम को दिखाने लगी। मिताली की मॉम देखती है तो सच में उसकी बेटी के पैरों में हल्की सी खरोच और हाथ में भी रेड निशान बने हुए थे। ये देखकर वो भी हैरान थी। उसके साथ ही साथ उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से से बोली, ये सब उस यक्षांश ने किया है? मिताली ने कहा, हाँ मॉम, ये सब उसने किया है। उसने मुझे धक्का दिया मॉम, उसने एक नज़र में देखा भी नहीं। पैसा मिलते ही उसके अंदर भी घमंड आ गया। उसकी मॉम ने मिताली के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करते हुए बोली, डोंट वरी बेटा, ये कोई नई बात नहीं है। पैसा चीज़ ही ऐसी है, जिसे भी मिल जाती है वह ऑटोमेटिक घमंडी हो जाता है। और वैसे भी वो तो सड़कों के खाक छानने वाला दो कौड़ी का लड़का था। उसने तो आज तक इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे, और जब उसे एकदम से भिखारी से राजा बना दिया गया है तो उसे घमंड तो आएगा ही। ये सुनकर मिताली बोली, पर मॉम अब हम क्या करेंगे? मिताली की मॉम कुछ सोचने लगी और बोली, तुम पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। इस बार ऐसी चाल चलूंगी कि इसमें यक्षांश फंस कर रह जाएगा, उसे तुम्हारा होना ही पड़ जाएगा। लोगों के सामने उसे इतना बदनाम कर दूंगी जिससे ना चाहते हुए भी उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। मिताली अपनी मॉम की बात सुनकर मुस्कुराए और बोली, क्या सच में मॉम आप ऐसा करोगी? मिताली की मॉम हाँ में अपना गर्दन को हिलाई
और बोली, हाँ तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। मैं तुम्हारी शादी तो उस यक्षांश से करा कर ही रहूंगी। मिताली अपनी मॉम की बात सुन बहुत खुश हो गई। वह अपने मन ही मन बोली, बस यक्षांश कर लो कुछ दिन और घमंड। जैसे ही मेरी शादी तुमसे हुई उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे, बहुत घमंड दिखाई है ना मुझे। मैं भी उन सब घमंड को अपने पैरों के नीचे कुचल ना दी तो मेरा नाम भी मिताली नहीं। वहीं दूसरी तरफ आरजू अभी बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे यक्षांश की बहुत याद आ रही थी और बार बार यही लग रहा था कि अब यक्षांश उसके पास कभी नहीं आएगा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, इसलिए अकेले में ही वो आंसू बहा रही थी। आरजू यक्षांश के बारे में सोचते हुए अपने मन ही मन बोली, मुझे पता है आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपने ये शादी सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया है, पर अब मैं कभी भी आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। बहुत ही जल्द मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मुझे पता है आप जब मुझे अपने अपार्टमेंट में देखेंगे तो आपको वही सब कुछ याद आएगा जिससे आप और भी ज्यादा गुस्सा होंगे। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके और आपके दोस्त के बीच का रिश्ता खराब हो। अभिनव जी बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत मानते हैं और आप भी अपने फ्रेंड को बहुत मानते हो, तो मुझ जैसी लड़की के कारण कोई दो अच्छे दोस्त अलग हो ये अच्छी बात नहीं है। असल में अभिनव जब आया तो वो अपने रूम में जाकर गुस्से से सामान को इधर उधर फेंकते हुए बोल रहा था, यक्षांश ये तूने अच्छा नहीं किया, तू कैसे इस शादी को नहीं मान सकता है, तू पागल है, तुझे क्यों नहीं समझ रहा है कि वो कितनी अच्छी लड़की है, और तू बोल रहा है कैसी बीवी किसकी बीवी। ये सब बातें आरजू ने उसके रूम के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया था। वो अभिनव से कुछ बात करने के लिए गई थी, लेकिन अभिनव की कही बातों को सुनकर उसके कदम अपनी जगह पर ही जम गए और उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वही आरजू के बगल में इस वक्त पूर्वी भी सोई हुई थी, क्योंकि आरजू ने उसे अपने साथ सोने के लिए कहा था। उसे अकेले में नींद नहीं आ रही थी, लेकिन पूर्वी के होने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी बेचैनी कम ही नहीं हो रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि जो इंसान उसे अपनी बीवी मानता ही नहीं तो आखिर वह किस हक से उसके घर में रहेगी। ये सब सोचते हुए आरजू बस रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरजू इसी तरह काफी देर तक बस उसी तरह रोती रही और रोते रोते ही कब वो नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ रावत मेंशन में यक्षांश भी पूरी रात बालकनी में खड़ा सिगरेट की कश लेता रहा। उसकी भी आंखों से नींद गायब थी और रह रहकर उसे आरजू की याद आ रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था। भले ही उसने अभिनव से ये बोल दिया था कि वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता और न ही उसे प्यार व्यार करना है, वो वापस से प्यार के लफड़ों में पड़ता चाहता है, लेकिन उसका दिल तो कुछ और ही चाहता था। भले ही उसके दिमाग से खुद को प्रिपेयर कर लिया था कि वो अब आरजू के पास कभी नहीं जाएगा, लेकिन उसका दिल उसे कुछ आरजू से दूर रहने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे। जहां यक्षांश पूरी रात आरजू की यादों में था, इसलिए उसे भी नींद नहीं आई थी। वो बालकनी में ही रेलिंग से सटकर खड़ा रहा और सिगरेट का कश लेता रहा। वैसे ही कुछ हाल आरजू का भी था, वो भी यक्षांश की यादों में डूबी हुई थी और यक्षांश के बिना उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि क्या यक्षांश उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, क्या यक्षांश उसे अपनी वाइफ मानते ही नहीं है। वह कई बार सोचती है कि यक्षांश आएगा तो वो खुद उससे पूछेगी, लेकिन अफसोस यक्षांश आया ही नहीं। ये सब सोचते हुए वह भी बस रात भर करवटें बदलते रह गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इसी तरह देखते देखते 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में भी यक्षांश एक बार भी आरजू से मिलने नहीं आया और न ही उसने आरजू को फोन किया और न ही कोई मैसेज। उसने पूरी तरह से खुद को काम में बिजी कर लिया था ताकि उसे आरजू की याद ना सताए। वही आरजू तो हर रोज इसी उम्मीद से होती थी कि शायद आज यक्षांश घर आए और वो उससे बात करे। वह बात ना सही तो कम से कम एक बार उसे देख सके, लेकिन हर रोज उसे नाउम्मीदी ही हाथ लगती। अब वह धीरे धीरे उदास रहने लगी थी। जिस आरजू के होठों पर हर वक्त स्माइल रहती थी, वो छोटी छोटी बात पर ही खुश हो जाती थी। आज वही आरजू बिल्कुल शांत रहने लगी थी, ना ही किसी से ज्यादा बात करना, बस अपने काम से काम मतलब रखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षांश में ही उसकी पूरी दुनिया बसी हो।
और यक्षांश के ना आने के कारण उसकी दुनिया ही पूरी खत्म हो गई थी। आरजू रह रहकर शादी वाले दिन को ही याद करते थी, जिस दिन यक्षांश ने उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाला था। उस दिन उसने यक्षांश की आंखों में खुद के लिए गुस्से और नाराजगी के भाव देख लिया था, जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पाई थी। वो तो चाह रही थी कि यक्षांश के अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं दूर चले जाए, पर वो चाहकर भी नहीं जा सकती था। हालांकि पूर्वी और अभिनव उसके साथ पूरे टाइम रहते, पूर्वी भी हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती। कहीं न कहीं पूर्वी भी ये साफ महसूस कर रही थी कि आरजू यक्षांश को बहुत मिस कर रही है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। और अभिनव तो अपने स्लीपिंग ब्यूटी को उदास देखकर परेशान होता ही था। इस बीच उसकी और यक्षांश की बातें भी बहुत कम होने लगी थी। जब जब वो आरजू को दुखी देखता था तो उसे यक्षांश पर ही गुस्सा आता था, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। आज यक्षांश के प्रेसिडेंट बनने की खुशी में अनामिका रावत ने पार्टी रखी थी। इसके साथ ही साथ इन दिनों यक्षांश ने इतनी कड़ी मेहनत की थी कि उसने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी हासिल किया था, तो ये पार्टी डबल खुशी में रखी गई थी। अभिनव को भी पार्टी में जाना था और उसने कुछ सोच रखा था। रावत मेंशन में रीना जी और अशोक जी अपने रूम में थे। रीना जी अशोक जी से बहस करते हुए बोली, आखिर ये पार्टी अचानक से क्यों रखी जा रही है? अब क्या करने वाली है तुम्हारी माँ? अशोक जी थोड़े गुस्से में बोले, मुझे क्या पता और मेरा दिमाग कम खाओ। मैं तो खुद परेशान हूँ कि हर रोज ना जाने क्या क्या ड्रामा सोच रखा है माँ ने। पता नहीं उनके मन में क्या चलता रहता है। आखिर वो चाहती क्या है? पहले तो अचानक से सड़क के भिखारी को उठाकर हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया, उसे अपना पोता बना लेती है, फिर उसे हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट बना देती है। मेरे बेटे का और मेरा हक छीनकर उस 2 कौड़ी के लड़के को दे दी, और अब आज ना जाने पड़ा है। मुझे समझ नहीं आता कि माँ हर रोज क्यों यह नया नया ड्रामा कर रही हैं। आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या है? रीना जी अशोक जी की तरफ देखकर तुरंत बोली, मकसद से क्या मतलब है? सीधा मकसद है, वो हमें इस घर से निकलना चाहती हैं। वो सब कुछ अपने उस 2 कौड़ी की पोते को देना चाहती हैं और हमें भिखारी बनाना चाहती हैं। हमें रोड पर भीख मांगने पर मजबूर कर देना चाहती हैं। देखिए, मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं तो ये सब बिल्कुल भी नहीं सहन करूँगी। मुझे इस प्रॉपर्टी में मेरा हक चाहिए। अशोक जी ने जब ये सुना तो रीना जी की तरफ देख तंज भरी स्माइल के साथ बोले, हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी की है, वरना तुम मुझसे क्यों शादी करती? सही कह रहा हूँ ना मैं? रीना जी भी गुस्से से बोली, हाँ तो कौन सा गलत कह रहे हो? सही बोल रहे हो, और इसमें बुराई क्या है? अगर सब कोई अपना फायदा ना सोचे तो क्या कोई और दूसरा उसका फायदा सोचेगा? हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए, और मैंने भी अपने बारे में सोचा तो क्या गलत किया? अशोक जी को गुस्सा आया और एकदम से अपने हाथ उठा देते हैं, पर इससे पहले कि वह रीना जी के गालों पर थप्पड़ मार पाती, रीना जी ने उनके हाथ पकड़ लिया और बोली, कोशिश भी मत करना। पिछली बार मैंने चुपचाप सह लिया तो इसका मतलब यह नहीं कि हर बार मैं तुम्हारी थप्पड़ को चुपचाप सह लूंगी। अगर मुझे मारने की कोशिश की तो बदले में मैं भी तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी। बस मुझ पर हाथ उठाना जानते हो, अपनी माँ के सामने बोलने की तो हिम्मत नहीं रहती, डरपोक कहीं के। इतना कहकर रीना जी वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वही रीना जी की बातें सुन अशोक जी का गुस्सा और बढ़ गया। वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लिए, फिर अपने दांत पीसते हुए बोले, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। बहुत जल्द मैं तुम्हारे जुबान को खींच लूंगा। बस एक बार ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, बस एक बार मैं इस लड़के को इस मेंशन से धक्के मारकर निकाल दूं, उसके बाद मैं सबको ठीक कर दूंगा। एक एक से मैं बदला लूंगा। इतना कहते हुए अशोक जी सीधे वॉशरूम में चले गए। वहीं अपने रूम में बैठे विक्रम ने अपना फोन लिया और मिताली को कॉल किया। कुछ रिंग जाते ही कॉल पिक हुआ। विक्रम बड़े ही चार्मिंग अंदाज में बोला, बेबी आ रही हो ना तुम आज की पार्टी में? मिताली या सुनते ही मुंह बनाई और फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ क्यों नहीं, पर मैं परेशान थी कि मैं क्या ड्रेस पहन कर आऊं। सुबह से मैं बस ड्रेस ही चूज कर रही हूँ, पर मुझे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा। विक्रम ने जब ये सुना तो वो तुरंत बोला, डोंट वरी बेबी, थोड़ी देर में तुम्हारे घर पर ड्रेस पहुंच जाएगा। विक्रम की बात सुनकर मिताली की आंखों में चमक आ गई। वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, क्या सच कह रहे हो तुम? विक्रम, तुम मेरे लिए ड्रेस पसंद करके भेज रहे हो? विक्रम तुरंत बोला, ऑफ कोर्स बेबी,
अब तुम मेरी जान हो तो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं सेलेक्ट करूंगा तो किसके लिए करूंगा। और मैं चाहता था कि पार्टी में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल ड्रेस भेजी है। तुम जल्दी से उसे पहनकर रेडी हो जाना। तभी मिताली बोली, हाँ रेडी तो हो जाऊं, पहले ड्रेस तो आ जाए। मिताली की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया और बोला, जाकर डोर ओपन करो। मिताली कुछ समझ नहीं पाई, पर फिर कुछ सोचते हुए रूम से बाहर आए और हॉल से होते हुए डोर की तरफ बढ़ा। डोर ओपन करती है तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। मिताली उस आदमी की तरफ देख रही थी। तभी वह आदमी बोला, मैडम विक्रम सर ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। मिताली ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह होठों पर मुस्कुराहट लिए बोली, थैंक यू। इतना कहकर वह बॉक्स ले लेती है। तभी विक्रम की आवाज उसके कानों में गई, देखो बेबी मैंने कहा ना, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। मिताली बोली, विक्रम क्या ड्रेस है ये, बहुत मस्त ड्रेस है। बेबी तुम तो सच में कमाल के हो। आई लव यू, आई रियली लव यू। विक्रम होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए बोला, आई लव यू टू बेबी, आई लव यू सो मच। इतना कहकर दोनों ही फोन पर एक दूसरे को फ्लाइंग किस करते हैं और फिर कॉल कट कर देते हैं। उसी समय मिताली की मॉम रूम में आई और वह मिताली के ड्रेस को देखकर बोली, वाह क्या ड्रेस है बेटा। मिताली अपनी माँ को पकड़कर बोली, हाँ माँ सच में कितना फैंटास्टिक ड्रेस दिया मुझे विक्रम ने। कुछ भी कहो पर वह एक नंबर का डफर है। बस मैं एक बार डिमांड क्या कर देती हूँ, वह मेरे लिए कुछ भी करने के लिए लड़ जाता है। मिताली की मॉम अपनी बेटी के कंधे को पकड़कर बोली, वह तो है बेटा, वह तुम्हारे प्यार में पागल है, आखिर तुम्हारे हुस्न का जादू जो उस पर चलाया हुआ है। तभी मिताली मुंह बनाए और बोली, हाँ मॉम, पर यह जादू यक्षांश पर क्यों नहीं चल रहा है। उसकी माँ ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा कोई बात नहीं, आज जब तुम्हें ड्रेस पहन कर जाओगी तो यक्षांश की नजरें तुमसे हटेगी ही नहीं। और फिर मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, उसके बाद तो तुम्हें यक्षांश का होने से कोई नहीं रोक सकता। मिताली अपनी मॉम की बात सुनकर बोली, ऐसा क्या है मॉम। तभी मिताली की मॉम मिताली के कानों में कुछ बोलती है, जिसे सुनकर मिताली की आंखों में चमक आ गई और होठों पर शातिर स्माइल। वहीं यक्षांश के अपार्टमेंट में आरजू रूम में बैठे हुई थी। तभी अभिनव वहां आया और एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, स्लीपिंग ब्यूटी ये लो और जल्दी से पहनकर रेडी हो जाओ। आरजू उस बॉक्स की तरफ देखती है और इशारे से पूछी, इसमें क्या है। अभिनव बोला, इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, तो इसे जल्दी से पहनो और रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हमें पार्टी में चलना है। पर आरजू जाने से मना करने लगी। वह अभिनव से इशारे में बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन अभिनव भी कहाँ मानने वाला था। वह उससे जीत करते हुए बोला, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें तो चलना ही होगा, और वैसे भी ये तुम्हारे हस्बैंड के सक्सेस की पार्टी है, तो इसमें तो तुम्हारा जाना बनता ही है। आरजू ने जब ये सुना तो वह हैरानी से अभिनव की तरफ देखने लगी। तभी अभिनव मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, ये पार्टी स्पेशली आपके हस्बैंड के नाम पर ही है, और अगर तुम वहाँ चलोगी तो अपने हस्बैंड से भी मिल लोगी। अक्षांश से मिलने की बात सुनकर आरजू की आंखों में एक उम्मीद नजर आने लगी। उसे लगने लगा कि शायद अभिनव सही कह रहा है, इस तरह से वही अक्षांश से मिल पाएगी और जो भी उसके मन में गलतफहमी या फिर नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश भी करेगी। ये सोचकर आरजू हाँ मैं अपने गर्दन को हिला देती है। फिर अभिनव मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अभिनव अभी आरजू के रूम से बाहर निकल रहा था कि अचानक ही सामने से आ रही पूर्वी से टकरा गया। पूर्वी नीचे गिरती उससे पहले अभिनव ने उसे संभाल लिया और फिर थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोला, देखकर नहीं जा सकती, भगवान ने तुम्हें आंखें दिए हैं तो कम से कम उसका यूज कर सकती हो। पूर्वी अभिनव की तेज आवाज सुनकर सहम गई और धीमी आवाज में बोली, सॉरी, पर अभिनव से इग्नोर करके वहां से अपने रूम में चला गया। ये देखकर पूर्वी की आंखों में नमी आ गई, पर वह जल्दी अपनी आंखों के आंसुओं को इग्नोर करती है और आरजू के पास आई। आरजू उस ड्रेस को अपने हाथ में पकड़े बैठी हुई थी। पूर्वी ड्रेस की तरफ देखकर बोली, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आरजू मुस्कुरा दी और इशारे से पूर्वी को बताने लगी कि उसे आज पार्टी में जाना है, वह भी अभिनव के साथ, और शायद इस पार्टी में उसे अक्षांश भी मिले। पूर्वी आरजू के इशारे को समझ गई और फिर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली,
अच्छा, अच्छी बात है। जाकर जीजू से मिल ले, और हो सके तो अपने दिल की बात उन्हें बता देना। तब देखना कैसे जीजू तू तेरे बिना एक पल भी नहीं रहेंगे। वह सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे साथ रहने के लिए आ जाएंगे। आरजू ने ये सुना तो उसके होठों पर बस हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और वह उदास भरे चेहरे के साथ पूर्वी की तरफ देखने लगी। तभी पूर्वी बोली, क्या हुआ, तू उदास क्यों है? आरजू मन में बोली, अब तुझे क्या बताऊं पूर्वी, उन्हें तो कभी मुझसे लगाव है ही नहीं, तो वह सब कुछ छोड़कर मेरे पास क्यों आएंगे? वह तो मुझे इतना नाराज है कि मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आज पार्टी में मैं उनकी नाराजगी को दूर कर दूं। पूर्वी उसके कंधे पर हाथ रखी और बोली, कहाँ खो गई? आरजू बस अपने सर को न में हिला दी और कपड़े को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। आरजू को इस तरह से जाते देखकर पूर्वी खुद से बोली, हे भगवान, बस आज मेरी फ्रेंड और जीजू के बीच की जो भी गलतफहमी है वह दूर हो जाए। मेरी ये दोस्त जीजू के दिल में अपनी जगह बना ले और उन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। फिर जीजू मेरी फ्रेंड के साथ रहने लगेंगे, तब जाकर कहीं मेरी फ्रेंड के होठों पर मुस्कुराहट आएगी और मेरे दिल को सुकून। वही शहर के सबसे बड़े लॉन को आज किसी पार्टी के लिए बुक कराया गया था। उस लॉन को बड़े ही यूनिक तरीके से डेकोरेट किया गया था, जिसको देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। आज यहाँ पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े बिजनेसमैन, देश और विदेश के स्पेशल गेस्ट आने वाले थे, क्योंकि रावत इंडस्ट्रीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम कमाया है। विदेश में भी उनकी कंपनियां थी जो कि टॉप नंबर पर है, इसलिए वहाँ के भी बिजनेसमैन यहाँ आए थे, क्योंकि वह सभी देखना चाहते थे कि रावत इंडस्ट्री के जो मैन एंड हेड है वह कौन है। हालांकि अब तक तो कुछ लोगों को पता चल चुका था कि रावत इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट कौन है, पर अभी बहुत से लोगों को ये पता लगना बाकी था। रावत मैंशन में यक्षांश अपने रूम में रेडी हो रहा था। वह मिरर के सामने खड़े होकर अपने गले में टाई पहन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह फिर जेल लगाया और अपने बालों को सेट किया। ब्राउन कलर के टक्सीडो में यक्षांश कहर ढा रहा था। उसकी गहरी निगाहें मिरर में खुद को ही देख रही थी। वह खुद के अक्स को बड़े ही गौर से नोटिस कर रहा था। आज वह किसी हैंडसम मॉडल की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि यक्षांश दिखने में तो हमेशा से ही किसी हीरो से कम नहीं था, पर आज वह कुछ ज्यादा ही अलग और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी थे। अचानक ही यक्षांश की आंखों के सामने आरजू का चेहरा आ गया। आरजू का मासूम चेहरा याद आते ही यक्षांश के हाथ जो कि उसके बालों में चल रहे थे वो रुक गए। उसे याद आया कि पिछले 10 दिनों से उसने एक बार भी आरजू की खबर तक नहीं लिया। वह काम में इतना बिजी हो गया था कि उस बीच उसे आरजू की जरा सी भी याद नहीं आई। कहीं न कहीं उसे बुरा लग रहा था। उसका मन ये कह रहा था कि अभी भागकर आरजू के पास चला जाए, पर उसका जो दिमाग था वह उसे दिल की बातें सुनने ही नहीं देता था। वह हमेशा उस पर हावी हो जाता था, और आज भी ऐसा ही कुछ था। वह मिरर की तरफ देखकर बोला, तुम सोचना भी मत उस लड़की के बारे में। वह लड़की भी बाकी के लड़कियों की तरह ही ड्रामेबाज है। उसने भी सिर्फ पैसों के लिए तुझे छोड़ दिया था, और यह भी पैसों के लिए किसी और के होने जा रही थी। पर तुमने सही वक्त तो उससे शादी कर ली, और अब तुझे उस लड़की के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वही दिल दिमाग को डांटते हुए बोला, ये तुम गलत कर रहे हो। उस लड़की ने पहले ही बहुत दुख और दर्द सहे हैं। उसकी जिंदगी में कम दर्द है जो तुम उसे दर्द दे रहे हो। अच्छे, उस लड़की का क्या कसूर? वह तो अपनी चाचा के धमकी के कारण वह शादी में बैठ गई थी। पर तभी दिमाग बोला, नहीं, तुम इस बार किसी भी भावनाओं में मत आओ। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो। भले ही तुमने उससे शादी कर ली है, पर कभी उसे अपनाना मत। वह लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह ही पैसों की भूखी है। दिमाग दिल को डांट रहा था। वही दिल दिमाग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके अब यक्षांश को समझा रही थी। अचानक से यक्षांश ने अपने दोनों कानों पर दोनों हाथ रखा और चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। अब अगर दोबारा मुंह खोला तो तुम लोग का मुंह तोड़ दूंगा मैं। इतना कहते हो दोनों ही बिल्कुल शांत हो गए। अनामिका जी भी अपने रूम में तैयार हो रही थी। आज वह बहुत खुश थी, क्योंकि एक बार फिर से वह आज अपने पोते की कामयाबी के लिए इतना बड़ा फंक्शन रखा था, और आज तो वह विदेश के लोगों को भी यक्षांश से मिलना चाहती थी, इसलिए वह काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। उसी समय उनका फोन बजा। वह फोन उठाती है
और कॉल पिक करते ही बोली, हाँ बोलो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अनामिका जी बोली, हाँ उन लोगों को बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ वहां लेकर आओ, क्योंकि आज इस पार्टी में उनका रहना बहुत जरूरी है। एक तरह से वह इस पार्टी की स्पेशल गेस्ट है। उनकी बात सुनकर फोन पर दूसरी का आदमी भी कुछ बोला और फिर अनामिका जी ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट कर अनामिका जी खुद से ही बोली, आज की यह पार्टी हमेशा के लिए यादगार बनकर रहेगी। जो जो इस पार्टी में आएंगे उन सभी को इस पार्टी में एक के बाद एक सरप्राइज मिलेंगे, और कुछ सरप्राइज तो मेरे पोते के लिए भी है, जिसे देने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इतना कहते हुए वह रूम से बाहर आ गई, क्योंकि अभी वह यक्षांश से मिलने जा रही थी। यक्षांश जो कि अपने मिरर के सामने खड़ा खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। तभी वहां पर एकदम से अनामिका जी आ गई और वह यक्षांश की तरफ देखकर बोली, बेटा तुम रेडी हो गए? इस आवाज को सुनकर यक्षांश तुरंत सामने डोर की तरफ देखता है, तो वहां पर अनामिका जी खड़ी थी। अक्षांश बोला, जी दादी मैं रेडी हो गया हूँ। तभी अनामिका जी आगे बढ़ी और एक ब्रोच निकालकर अक्षांश की शर्ट पर लगा देती है। ये ब्रोच दिखने में ही काफी खानदानी था। यक्षांश ने उस ब्रोच को देखकर तुरंत पूछा, दादी ये क्या है? अनामिका जी बोली, बेटा ये हमारे खानदान की निशानी है और ये हमारे खानदान के हेड को ही दिया जाता है, जो कि अब तुम हो। यक्षांश कुछ बोलने वाला था, लेकिन अनामिका जी कुछ भी ना बोलने का इशारा करती है, फिर उसे तुरंत रेडी होकर आने के लिए बोलकर रूम से बाहर चली गई। यक्षांश मिरर के सामने खड़ा होकर अपने शर्ट के पॉकेट में लगे उस ब्रोच की तरह बड़े ही गौर से देखने लगा। कुछ देर में यक्षांश रेडी होकर बाहर आया, जहां सभी लोग बाहर उसी का वेट कर रहे थे। अब यक्षांश जाकर सीधे अनामिका रावत के साथ रोल्स रॉयस कार में जाकर बैठ गया। अनामिका रावत आज अपने पोते के साथ पार्टी हॉल में जाने वाली थी। वही अशोक जी रीना जी उन दोनों को घूर कर देख रहे थे। दोनों को ही इस वक्त अनामिका रावत और यक्षांश दोनों पर ही हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। रीना जी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना रखा जा। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, इस बुढ़िया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर यह बुढ़िया खुद को समझती क्या है? मेरे बच्चे का हक इस तरह से किसी और को दे दिया। जिस पर मेरे विक्रम का हाथ था, मेरा हक था, वो इस लड़के को पकड़ा दिया और खुद कितनी खुश होकर उसके साथ रह रही है। इसका हिसाब तो मैं लेकर रहूंगी तुमसे अनामिका रावत। तुम्हें और तुम्हारे पोते दोनों को ही खून के आंसू रुलाऊंगी मैं। ये कहते हुए वह कार में जाकर बैठ गई। अशोक जी जो कि बहुत गुस्से में थे, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो भी जाकर कार में बैठ गए। विक्रम पहले ही यहाँ से निकल गया था, क्योंकि वह मिताली को लेने के लिए पहले उसके घर गया था, ताकि वो मिताली के साथ बैंक्वेट हॉल जाए। विक्रम ने मिताली के घर के सामने अपनी कार रोका। मिताली जो कि रेडी हो रही थी, जैसे ही उसने कार रुकने की आवाज सुनी, वह जल्दी से बालकनी में आकर देखती है तो विक्रम कार के विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। वह आंखों से ही इशारा करते हुए बोला, जल्दी आओ बच्चे। उसके इशारे को समझ मिताली के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वह जल्दी से जाकर बैग उठाकर जाने लगी। तभी उसकी मॉम उसे देखकर बोली, वाह मेरी बेटी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आज तो लाखों दिलों को घायल करने वाली है मेरी बेटी। अपनी मॉम के मुंह से तारीफ सुनकर मिताली मुस्कुराई और फिर उसकी मॉम बोली, याद है ना बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया है? मिताली बोली, ऑफ कोर्स मॉम, सब अच्छे से याद है और डोंट वरी, जैसे हमने प्लान किया है वैसा ही होगा। इतना वो अपनी माँ के गले लगती है। फिर मुस्कुराते हुए घर से बाहर आई। बाहर विक्रम कार से बाहर खड़ा उसी का वेट कर रहा था। विक्रम बड़े स्टाइल से कार से टेक लगाया खड़ा था। तभी उसकी नज़रें मिताली पर गई तो बस वहीं ठहर गई। इस वक्त मिताली सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसकी खूबसूरती का कारण मेकअप था। उसने भर भर कर अपने चेहरे पर मेकअप लगाया हुआ था, जिस कारण वो थोड़ी अच्छी लग रही थी। विक्रम जो कि पहले से ही मिताली के प्यार में कब पागल था, वो मिताली की खूबसूरती को देखकर आज और भी पागल हो गया था। वो उसके करीब गया और उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मिताली के हाथ सीधे विक्रम के सीने पर जा लगे। हालांकि आज विक्रम भी कम हैंडसम नहीं लग रहा था। एक पल के लिए मिताली की भी नजरें उसे पर ही ठहर गई थी। तभी विक्रम के ऐसे खींचने से मिताली अपनी सेंस में आई। विक्रम मिताली के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बेबी आज तो लगता है तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी। मिताली चौंक गई। विक्रम के मुंह से ये सुनती है तो उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई।
वही विक्रम मिताली के चेहरे के पास पहुंचा और उसके होठों पर किस कर लिया, जिससे मिताली शर्मा गई। वह अपनी नजरों को नीचे झुकाए बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोली, विक्रम तुम भी ना छोड़ो मुझे, चलो जल्दी हमें लेट हो रहा है। विक्रम मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर बोला, बेबी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं कहीं जाऊं, क्यों ना प्लान चेंज कर दे। विक्रम की बातों पर मिताली तुरंत बोली, क्या? पर क्यों? ऐसा मत करो, मुझे पार्टी में जाना है। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे बेबी, मेरा तो मन कुछ और ही करने का हो रहा है। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं पागल हो रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम कुछ अलग करें आज, समथिंग न्यू। मिताली विक्रम के कहने का मतलब समझ गई, पर वो उसे रोकते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे और अभी हम सीधे पार्टी में चल रहे हैं। इतना कहते हुए विक्रम के हाथ को पकड़ती है और कार की तरफ बढ़ गई। विक्रम मुस्कुरा रहा था। फिर दोनों ही कार में बैठकर वहां से बैंक्वेट हॉल के लिए निकल गए, जहां मिताली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो खुश होकर अपने मन ही मन बोली, आज यक्षांश तुम देखना कैसे मैं तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाती हूँ, और आज तो तुम मेरे होकर ही रहोगे, क्योंकि जो भी मैंने प्लान किया है, अगर वह प्लान सक्सेस हो गया तो तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मजबूर हो जाओगे एक बार फिर से मिताली की जाल में फंसने के लिए। वही विक्रम का ड्राइव करते हुए कुछ और ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि आज अपने मॉम से मिताली और उसके रिश्ते की बात करेगा, ताकि जल्द से जल्द इन दोनों का रिश्ता तय हो जाए और उनकी एंगेजमेंट हो जाए। उसने एक नज़र मिताली की तरफ देखा, जो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। विक्रम एकदम से मिताली के हाथ से पकड़कर अपने होठों के पास ले गया और उसे चूम लिया। मिताली विक्रम के ऐसा करने से शर्माते हुए अपनी नजरों को नीचे झुका लेती है। ये देखकर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी यह शर्म सच में बेबी, तुम तो मुझे हर रोज घायल कर देती हो। जब जब मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ तो मैं तुम्हारा और भी दीवाना होते जाता हूँ। मिताली ने ये सुना तो उसके होठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। वो अपने मन ही मन बोली, मेरा हुस्न ही ऐसा है विक्रम कि तुम खुद को रोक नहीं पाते मेरे करीब आने से। ये कहते हुए वो खुद पर काफी ज्यादा घमंड कर रही थी। वो इस वक्त खुद को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की समझ रही थी। वही अक्षांश के अपार्टमेंट में आरजू अभिनव के दिए ड्रेस को पहनकर रेडी हो गई। वो एक रेड कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी थी, जिसमें आरजू बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर आरजू की खूबसूरती और बढ़ गई थी। उसने अपने काले लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था, जो कि नीचे से हल्का हल्का कल था। हाथों में मैचिंग बैंगल्स, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर पहने हुए राज इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूर्वी आज की खूबसूरती को देख उसकी नज़र उतारने हुए बोली, मेरी फ्रेंड को किसी की भी नज़र ना लगे। इतना कह उसने अपने आंख से काजल निकालकर आरजू के कान के पीछे लगाती है। फिर बोलती है, देखना जीजू, आज तुझे देखेंगे तो पूरी तरह से फ्लैट हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि वह खुद को रोक ना पाए, और वही सबके सामने ही तुम्हारे करीब आकर तुझे। इतना कह पूर्वी चुप हो गई। वही आरजू पूर्वी की बातें सुन उसे घूरते हुए देखती है और उसके हाथ पर मार इशारे से कुछ बोली, जिसे समझकर पूर्वी बोली, अच्छा तो मैं बेशर्म हूँ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ चिढ़ा भी नहीं सकती। यार यह मेरा पूरा फर्ज बनता है। अब मैं तुझे नहीं चिढ़ाऊंगी तो और किसे चिढ़ाऊंगी। उसी समय वहां पर अभिनव आया और वो आरजू को देखकर खुश होते हुए बोला, वाह स्लीपिंग ब्यूटी, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आरजू का ये लुक देख अभिनव मुस्कुरा दिया, पर फिर कुछ सोचते हुए बोला, बस एक चीज की कमी है। आरजू समझ नहीं पाई और वो मिरर में खुद को देखने लगी। तभी अभिनव आरजू के पास आकर बोला, तुम्हें आज कुछ चीजों को हाइड करना होगा। आरजू अभी भी कुछ नहीं समझ पाई। वही पूर्वी भी अभिनव की बातों को नहीं समझ पा रही थी। तभी अभिनव ने उसे कुछ बताया, जिसे समझकर आरजू को थोड़ा बुरा भी लगा, पर वो अभिनव की बातों को इग्नोर नहीं कर पाई। कुछ देर में वह रेडी हो गई और वो और अभिनव दोनों ही वहां से पार्टी के लिए निकल गए। पूर्वी घर पर ही थी। हालांकि आरजू चाहती थी कि पूर्वी भी साथ में चले, लेकिन अभिनव ने पूर्वी को चलने के लिए कहा ही नहीं था, क्योंकि अभिनव के कुछ खास रीजंस थे। लेकिन पूर्वी को अभिनव का इस तरह से कहना कि वह साथ में ना चले उसे बुरा लगा था, पर वो अपने चेहरे पर एक बार जाहिर नहीं आने दी। सबके जाने के बाद पूर्वी अपने रूम में चली गई।
वही शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट लॉन में जहां पर आज रावत अंपायर की तरफ से पार्टी रखी गई थी, वहां पर एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन आने शुरू हो गए थे। बाहर खड़े गार्ड्स उनको ग्रीट करते हुए पार्टी में इनवाइट कर रहे थे। इसी समय वहां पर एक कार आकर रुकी, जो कि काफी लग्जरियस कार थी। कार के रुकते ही एक गार्ड जल्दी से गया और डोर ओपन किया तो विक्रम और दूसरी साइड से मिताली दोनों बाहर आए। बाहर खड़े रिपोर्टर्स उनकी फोटो क्लिक करने लगे। वो सभी विक्रम से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन विक्रम बिना किसी पर ध्यान दिए मिताली का हाथ पकड़े हॉल के अंदर चला गया। एक के बाद एक कई कार्स वहां आ रही थी और उनमें से सभी लोग निकालकर हॉल के अंदर जा रहे थे। उसी समय वहां पर एक साथ कई कार्स आकर रुकी। उन सभी कार्स में से सबसे फ्रंट में रोल्स रॉयस कार थी। गार्ड जल्दी से भाग कर गया और बैक सीट का डोर ओपन किया तो अनामिका रावत एक साइड से निकली और दूसरी साइड से यक्षांश रावत। दादी और पोते को एक साथ देखकर सारे रिपोर्टर भागते हुए उनकी तरफ बढ़ गए और उनकी एक के बाद एक लगातार फोटोज क्लिक करने लगे। सभी रिपोर्टर क्वेश्चन पूछने लगे। मिस्टर यक्षांश रावत, ये पार्टी स्पेशली आपके लिए रखी गई, आप कैसा फील कर रहे हैं और आपका और आपकी दादी के साथ कैसी बॉन्डिंग है, हम ये सब जानना चाहते हैं। पर यक्षांश और अनामिका रावत ने कोई भी सवालों के जवाब नहीं दिया तो रिपोर्टर उनकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि रिपोर्टर्स यक्षांश और अनामिका रावत के पास भी पहुंचने, सारे गार्ड्स आकर उन्हें घेर लिए और फिर अनामिका रावत और यक्षांश रावत को प्रोटेक्ट करते हुए लॉन की तरफ लेकर बढ़ गए। जैसे ही यक्षांश हॉल में एंटर किया, वहां मौजूद सारी लड़कियों का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। ग्रे कलर के टैक्सीडो में यक्षांश जैसे लोगों पर बिजलियां गिरा रहा था। लड़कियां तो जैसे बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सभी लड़कियों को अपने तरफ अट्रैक्ट होने पर मजबूर कर रही थी। ऊपर से उसकी गहरी नशीली निगाहें जिनमें डूबने के लिए सब तैयार बैठी हुई थी। सब गहरी सांस लेते हुए आपस में बातें करने लगी। ये रावत इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट तो सच में कमाल का है, इसे देखकर तो मेरी जान ही निकल जाएगी। तभी दूसरी लड़की बोली, कुछ मत कह यार, इसकी आंखें देख इतनी नशीली है, जी करता है इनमें डूब जाऊं। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां आपस में एक दूसरे से बातें किए जा रही थी और वो सभी अपने इंटेंस नज़रों से यक्षांश को देख रही थी। वही मिताली जो कि विक्रम के साथ खड़ी थी, उसकी भी नज़र जब यक्षांश पर गई तो एक पल के लिए वह भी उसमें खोसी गई। यक्षांश की पर्सनैलिटी उसे पागल बना रही थी। वो अपनी हवस भरी नज़रों से यक्षांश को देख रही थी और उसका जी कर रहा था कि अभी जाकर यक्षांश को अपनी बाहों में भर ले। पर जैसे ही उसके कानों में वहां मौजूद आसपास मौजूद लड़कियों की आवाज़ गई तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो सबको घूर कर देख रही थी, जैसे मानो वह भी सबको मार डालेगी। वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, इन सब की इतनी हिम्मत कि मेरे यक्षांश पर अपनी नज़र गड़ा कर बैठी है, इन सब का तो मैं मर्डर कर दूंगी। अचानक ही विक्रम की नज़र यक्षांश पर गई तो उसने गुस्से से नज़रें फेर लिया। तभी उसकी नज़र मिताली पर गई, जो कि अब यक्षांश को ही देख रही थी। तो विक्रम एकदम से उसके हाथ को पकड़कर कसकर दबा दिया, जिससे मिताली के मुंह से एक आहह निकल गई और वो थोड़े गुस्से से विक्रम को घूर कर देखने लगी। विक्रम मिताली को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम उसे इस तरह से क्यों देख रही हो? अब वह तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और हमारी भी शादी होने वाली है, तो तुम इस तरह से उसे नहीं देख सकती। विक्रम ये सब बोलते हुए बहुत गुस्से में था। क्या विक्रम मिताली के इरादों को जान पाएगा? यक्षांश मिताली पर ध्यान देगा या कर देगा उसे इग्नोर? क्या मिताली अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? जानने के सुनना ना भूलें। मिस्टीरियस बिलियनेयर हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।